नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 15 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बाली। हुआ जोरदार तरीके से पीएम मोदी का स्वागत। अब अध्यक्षता करेंगे G20 की दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, बताएंगे पीएम मोदी का शेड्यूल। वहीं इंडोनेशिया में ऋषि सुनक समेत जो बाइडेन समेत मिलेंगे पीएम मोदी 10 नेताओं से, बताएंगे इनके बारे में। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, G20 समिट से पहले IMF का मंदी पर अलार्म, चाइना और यूरोप में भी बड़ा संकट। वहीं अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां क्या सुधर जाएंगे यूएस और चाइना के रिश्ते। G20 से पहले मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच ब्लास्ट में दहला तुर्की की राजधानी, 6 की मौत। आतंकवाद के खिलाफ ब्लास्ट कर रहे मुल्क के बातें कर रहे हैं मुल्क के राष्ट्रपति, लेकिन कश्मीर पर देते हैं पाकिस्तान का साथ, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन करा रहे ब्रिटेन की जासूसी, रिपोर्ट में दावा हजारों सीक्रेट एजेंट किए गए तैनात, तो वो भी हम आपको बताएंगे। नए साल में देश को मिलेगी पहली एयर डिफेंस थिएटर कमान, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके, जहां ताइवान दक्षिणी चीन सागर पर फोकस करेंगे जिनपिंग, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले बाली रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल समझिए। 45 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट शेड्यूल, 10 नेताओं से करेंगे बात। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं और ये दौरा काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। इंडोनेशिया का लगभग 45 घंटे प्रधानमंत्री समय बिताएंगे। इस दौरान 20 वार्ताओं में हिस्सा लेंगे। दुनिया भर के 10 नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सोमवार को वो इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। आपको बता दें मंगलवार को, आज 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आएंगे। आपको बता दें 45 घंटे प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल है, जिसमें वो मिलेंगे ऋषि सुनक, जो बाइडेन समेत कई बड़ी हस्तियों के साथ पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी समेत कई नेता, कई देश जो है वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में जो है वो खास करके भारत और अपने मुद्दों को लेकर जो है व्यापार, तेल, गैस, अनाज समेत खाद्य और ऊर्जा को लेकर पीएम मोदी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। इसी बीच खबर यह है कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह जो बाइडेन, ऋषि सुनक, इटली के प्रधानमंत्री, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी जो है वो पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें, जहां G20 में शामिल समिट से पहले IMF का मंदी पर अलार्म, चाइना और यूरोप में भी बड़ा है संकट। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने G20 मीटिंग से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाने वाली बात कही है। IMF का कहना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होती दिख रही है। वैश्विक संस्था ने कहा है कि बीते महीने जो अनुमान था उससे भी खराब स्थिति होती दिख रही है। IMF के मुताबिक बीते कुछ महीनों के परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में ये बात सामने आई है। यही नहीं, IMF का कहना है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने जो मौद्रिक नीतियां सख्त की हैं और महंगाई में तेजी हुई है, उससे ऐसे हालात बने हैं। और अपने अनुमान में IMF ने बताया है कि चाइना की अर्थव्यवस्था में धीमापन दिखा है और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते दुनिया में खाद्यान्न की सप्लाई भी प्रभावित हुई है और इसी के चलते ऐसे हालात बन रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी दिख रही है। बीते महीने ही वैश्विक संस्थान ने 2023 में दुनिया की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान बताए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग, क्या सुधर जाएंगे यूएस और चाइना के रिश्ते। G20 से पहले मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 समिट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है वो एक तरीके से बड़ा ऐलान करेंगे। आपको बता दें हालिया मौके की बात करें तो शी जिनपिंग और
जो बाइडेन की मुलाकात हुई है। हालिया वक्त में जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तलखी बढ़ी है, उनमें से दोनों देशों और दोनों की मुलाकात काफ़ी चौंकाने वाली मानी जा रही है। आपको बता दें, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में लगातार तलवार खिंची हुई है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा काफ़ी नागवार गुजरी थी। इसके बाद चाइना ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटनाक्रम के बाद उसने ताइवान के ऊपर रणनीतिक दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे। ऐसे में G20 से पहले चाइना और अमेरिका प्रमुख राष्ट्र प्रमुखों की भेंट दोनों देशों के रिश्ते में एक नया रंग लेकर आएगा और जियो पॉलिटिक्स में भी इसका प्रभाव जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक और अपडेट, ब्लास्ट से दहला तुर्की की राजधानी, 6 की मौत। आतंकवाद के खिलाफ बात करने लगे मुल्क के राष्ट्रपति एर्दोगान। वैसे कश्मीर पे पाकिस्तान का करते हैं समर्थन। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आतंकवाद की घटना हुई है, जिसके बाद अब आतंकवाद के खिलाफ जो है एर्दोगान बोलने लगे हैं। 53 लोग घायल हुए हैं, 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अब आतंकवाद के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हालांकि उनका जो मुल्क कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख का विरोधी रहा है। अब उनके ही मुल्क में स्थित इस्तिकलाल एवेन्यू में हुए बम ब्लास्ट से मुल्क दहल गया है। यह धमाका रविवार को स्थानीय समय अनुसार 4:30 बजे शाम को हुआ। इस धमाके के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जो वीडियो सामने आए हैं उसमें लोगों को जमीन पर बेसुध पड़े हुए और चीखते चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। एक धमाके की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और वीडियो में आग की लपटें निकलते हुए भी देखा जा सकता है। एम्बुलेंस और फायर ट्रक्स मौके पर पहुंचे और बैग चेंज पर रखा हुआ था, जिस पर धमाका होने की बात कही जा रही थी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुल्क के विरुद्ध आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले नहीं बचेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस धमाके को अंजाम देने वाले अपराधी जिस सज़ा के हकदार हैं वो उन्हें मिलेगी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, G20 सम्मेलन पहुंचे रूसी विदेश मंत्री, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हालत ख़राब। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री भी सम्मेलन में पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। इंडोनेशिया के अधिकारियों के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री लावरोव का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लावरोव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह पर G20 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। पुतिन ने इस बार सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस समय बाली के हॉस्पिटल में लावरोव का इलाज चल रहा है। उनके स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। हालांकि रूस ने इस बात से इनकार कर दिया है कि विदेश मंत्री को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो एक तरीके से हालत जो है वो ख़राब बताई गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, जहां नए साल में देश को मिलेगी पहली एयर डिफेंस थिएटर कमान। क्या है ये, वो हम आपको बता। दरअसल अमेरिका चाइना की तर्ज पर तीनों थिएटरों को मिलाकर थिएटर कमान बनाने की दिशा में भले ही विलंब हुआ है, लेकिन नए साल में एक थिएटर कमान आकार ले सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि एक एयर डिफेंस कमान होगी। इसके स्वरूप पर वायुसेना के एक साथ चर्चा करीब करीब पूरी हो चुकी है। अभी एयर डिफेंस से जुड़ा फैसला वायुसेना के अलावा अपने अपने इलाकों में थल एवं नौसेना भी करती है। सूत्रों का कहना है कि देश में गठित होने वाली थिएटर कंपनी एयर डिफेंस कमान होगी। ये मार्च 2023 से पहले आकार बनेगी। दरअसल एयर डिफेंस कमान क्या है? वायुसेना का नियंत्रण होगा। एयर मार्शल रैंक का अधिकारी प्रमुख होगा। समुद्री कमान में इस कमान का पूर्ण अधिकार नौसेना प्रमुख के होगा। पूर्वी पश्चिमी दोनों कमान के मामले में निर्णय थल सेना प्रमुख लेंगे। तो एक तरीके से ये चीज़ें भी जो है काफ़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से तीनों सेनाओं की मजबूती के लिए, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस एक हो गए हैं, ठीक उसी तरीके से पूरे मजबूती के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक और अपडेट, रूसी राष्ट्रपति पुतिन करा रहे ब्रिटेन की जासूसी रिपोर्ट में दावा, हजारों सीक्रेट एजेंटियाँ के तैनात। यूक्रेन पर चढ़ाई करने के बाद से रूस और यूरोपीय देशों के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। इस बीच एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। इसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन में करीब 1000 सीक्रेट एजेंट तैनात कर रखे हैं। ये सभी जासूस यहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर मामूली नौकरियाँ कर रहे हैं। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बात सामने आती है। ये भी बताया गया है कि ये सभी रूसी जासूसी एजेंसी SVR को रिपोर्ट करते हैं। बताया गया है कि ये सभी रूसी जासूस ब्रिटेन में छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। कोई मिन कैप चला रहा है तो कोई यूनिवर्सिटी में छोटे लेवल की जांच कर रहा है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एक वृहद और जटिल नेटवर्क तैयार किया।
ये जासूस ब्रिटेन में हर स्तर की सूचना जुटा रहे हैं। रिपोर्ट ये भी बताया गया है कि ये छात्र ट्रेड यूनियन, प्रदर्शनकारी समूह, उबर ड्राइवरों के साथ राजनेताओं, सिविल सर्विसेज और पुलिस के बीच मौजूद हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां हिजाब की बात। कर्नाटका में एक और विवाद, स्कूलों में भगवा रंग से रंगे जाएंगे क्लासरूम। कर्नाटका में हाल ही में क्लासरूम के भीतर हिजाब को प्रतिबंधित करने के बाद जमकर विवाद हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इस बीच राज्य सरकार ने विवेका योजना के तहत राज्य भर में शुरू की जा रही 10,000 कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने का फैसला कर लिया। बम्बई सरकार के इस फैसले को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 992 करोड़ रुपए की लागत से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद के नाम पर 10,000 से अधिक कक्षाओं का निर्माण करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कलबुर्गी में बाल दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री वीसी नागेश के साथ इस योजना का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्री ने रविवार को कक्षाओं के भगवा रंग में रंगने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि ये आर्किटेक्ट की सिफारिशों पर आधारित है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां ताइवान दक्षिणी चीन सागर पर फोकस करेंगे जिनपिंग। क्या पूर्वी लद्दाख विवाद के हल होने के हैं संकेत? भारत और चाइना के बीच लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में गुरुवार को साफ तौर पर कहा कि बीजिंग को बॉर्डर को लेकर हुए समझौतों को मानना ही होगा। साथ ही दोनों देशों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए चाइना को 3488 किलोमीटर लंबी LAC का एक तरफा सैन्य कार्रवाई से बचना होगा। मालूम हो कि भारत की चाइना से लगती सरहद पर 30 महीने से अधिक समय से गतिरोध जारी है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बीते शनिवार को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में स्थिर लेकिन अप्रत्याशित है। जनरल पांडे ने कहा है कि भारत और चाइना के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता में विवाद के 2 बिंदु शेष हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, अगली खबर, जहां राजस्थान के रेलवे पुल पर धमाकों के आतंकी एंगल जांच, NIA और ATS की तफ्तीश जारी। दरअसल आपको बता दें, उदयपुर की बड़ी खबर निकल के आई है, जहां उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को विस्फोटक के जरिए उड़ाने की खतरनाक वो सूचना साजिश NIA को मिली थी। खतरनाक साजिश के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसका पता लगाने के लिए NIA और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। ATS की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ATS आतंकी साजिश के एंगल से जांच में जुटी है। ATS के डिप्टी SP अनंत कुमार ने कहा है कि ATS, लोकल पुलिस और FSL घटना की जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। ब्लास्ट के लिए जिस डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है वो सुपर 90 कैटेगरी का है। मौके से बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें, जहां जबरन धर्मांतरण बेहद गंभीर मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे रोके सरकार, दाखिल करे हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा करार दे दिया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा है कि इसे रोकने के लिए कदम उठाएं और इस दिशा में गंभीर प्रयास करें। अदालत ने चेताया है कि जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि सरकार प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताए। तो एक तरीके से ये सीधा वो बातें कहते हुए दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही हैं और ख़ास करके धर्मांतरण के मुद्दे पे अब ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी अपने आप में मायने रखती है। एक और अपडेट निकल के आई, मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति पर कसेगा ED का शिकंजा। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा की गिरफ्तारी के बाद अब ED बाहुबली मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई करेगी। दरअसल कस्टडी रिमांड के दौरान अब्बास अंसारी और सरजील से अब तक हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि ED की कार्रवाई के बाद करोड़ों रुपए के नाम पर निवेश किए गए हैं। विकास कंस्ट्रक्शन समेत अन्य कंपनियों से बाहरी लोगों को रुपए दिए गए हैं। अब ED की नज़र उन लोगों पे है जिनके नाम निवेश किए गए हैं और जिन्हें रुपए दिए गए हैं। ED से मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति मानते हुए कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ED मुख्तार अंसारी के वैध संपत्तियों की तलाश में जुट गई है। ED ने अब मुख्तार अंसारी के परिवार को 2 दर्जन से अधिक बैंक खातों को खंगाला है। पता चला है कि करोड़ों रुपए दूसरे लोगों को दिए गए हैं जिनके खातों में रुपए ट्रांसफ़र किए गए। ED उन्हें पूछताछ के लिए बुलाई है।
एक और अपडेट में माफ़ी मांगती हूं, मंत्री ने की थी गलती। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर आखिरकार ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अखिल गिरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि वो मंत्री के बयान की निंदा करती हैं। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यदि भविष्य में इस तरीके के बयान देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि झूठी बातें कही जा रही हैं और बंगाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो ममता बनर्जी को आखिरकार माफ़ी मांगनी पड़ी है। अगर ममता बनर्जी यही पहले माफ़ी मांग ली होती तो शायद आज बात यहाँ तक न पहुँचता, लेकिन ममता बनर्जी ना तो माफ़ी मांगती हैं और ना ही अपने लोगों को चुप कराती हैं। तो इस तरीके से ये कार्रवाई जारी है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। G20 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र